वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग सेल की बात करेंगे। तो सेल एक ऐसा टॉपिक है जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 8 में भी आपने सेल पढ़ा, क्लास 9 में भी सेल पढ़ने की ज़रूरत है और क्लास 11 में भी आपको सेल पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 11th दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और दोनों इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो सेल की पढ़ाई इसलिए जरूरी है। सेल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि सेल इज द बेसिस ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर आप सेल ठीक तरीके से पढ़ लोगे, सेल अच्छे से जान जाओगे, तो होगा क्या कि आपके जितने भी फिजियोलॉजी हैं, जितने भी फिजियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो या अदर फिजियोलॉजिकल जो भी टॉपिक है, उनके क्वेश्चन आपको आराम से बनते चले जाएंगे। इसीलिए सेल का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब उसके पहले मैं एक बात कहूँगी कि आप जो है टोटली NCERT को फॉलो करोगे और मैं भी अपने जो लेक्चर्स दूंगी उनको टोटली मैं NCERT को कवर करूँगी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उससे बाहर जाऊँगी, लेकिन NCERT का एक भी लाइन मुझसे नहीं छूटेगा। और ये बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि कोई भी दूसरी टेक्स्ट बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करना है। और मार्केट में बहुत सारे बुक आते हैं कि मज़े से NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ने के आसान तरीके और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको केवल और केवल जो सरकार द्वारा जो एडिशन है NCERT की उसी को फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम NCERT तो 4 बार पढ़ लिए पर कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं मार्क्स आते हैं। तो देखो बच्चों, NCERT की एक एक लाइन जो होती है, एक एक लाइन में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बातें छुपी होती है जो एक टीचर आपको बतला सकता है। ठीक है, NCERT की जैसे कहते हो कि सोने के तार से हम जेवर बनाते हैं, तो NCERT इज द सोने का तार। ठीक है, तो उसके एक एक लाइन में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं जिनको बताना मेरा काम है, टीचर का काम है। ठीक है, तो NCERT के एक एक लाइन जब आप मेरे लेक्चर को देख लोगे, सुन लोगे, तो उसके बाद जब आप NCERT पढ़ोगे तो आपको वो बिल्कुल इजी लगेगा और एक एक बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगी। तो हमको सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करना है। NCERT फॉलो करने से आपके सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। हाँ, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए किसी भी एडिशन का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप फ्री हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन के हम बनाएं, लेकिन पढ़ना हमको सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही है। तो आज हम लोग जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक, दैट इज सेल। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जानने के पहले मेरी जो आदत है उसी आदत के अनुसार मैं सबसे पहले आपको उसकी कहानी बताऊंगी, उसकी हिस्ट्री बताऊंगी, उसके बाद ही आपको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो बिना हिस्ट्री बताए, बिना कहानी बताए मैं उसको आगे स्टार्ट नहीं करती हूँ, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। क्योंकि हिस्ट्री और कहानी के तरह पढ़ने से आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सेल जानने के पहले हम पहले जानेंगे कि ये सेल कहाँ से आया। इस सेल का वर्ड का जो है ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, सेल वर्ड को सबसे पहले खोजा किसने। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहले ज़माने में तो माइक्रोस्कोप का उस वक्त तक इन्वेंशन हुआ नहीं था। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपना होममेड माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। वो साधारण से मैग्नीफाइंग ग्लासेस को लेकर उन्होंने अपने घर में होममेड जो है वो माइक्रोस्कोप बनाया था और उनके द्वारा वो कुछ से कुछ खोजा करते थे। उनमें ही मशहूर नाम है रॉबर्ट हुक साहब का, लीवेनहॉक का। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भी अपना एक होममेड लेंस, एक होममेड माइक्रोस्कोप तैयार किया था जिसमें कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे हुए थे। ठीक है, तो एक दिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि कॉर्क आप लोग सब जानते हैं, अभी तो कॉर्क ज़्यादा दिखता नहीं, लेकिन पहले खासकर जब प्लास्टिक नहीं बना था तो ग्लास के बॉटल्स पे कॉर्क का क्या लगता था, कैप लगता था।
तो कॉर्क के कैप को लगाया जाता था ग्लास के बॉटल्स में, ठीक है। तो कॉर्क इज द substance which is used in the bottles, glass bottles, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उस कैप को लाकर, उस कॉर्क को लाकर उन्होंने कट किया, और कट करने के बाद उन्होंने उसमें अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि मुझे दिखता क्या है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें इस तरीके के कंपार्टमेंट उसमें नजर आए, जस्ट इस टाइप के कंपार्टमेंट उनको नजर आए, ऐसा बहुत सारे इस तरीके के कंपार्टमेंट एक साथ उनको दिखे जो हनी कॉम्ब के समान उनको लगे। तो उन्होंने देखकर इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, सोचा दिमाग में कि इसका मतलब अगर एक कॉर्क का कंपार्टमेंट इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर अगर एक कॉर्क सेल बना हुआ है तो हो सकता है कि हमारी बॉडी भी इसी तरीके से बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलकर बनी होगी। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया। तो जैसे ही उन्होंने इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा, तो उन्होंने इसका नाम रखा लिटिल कंपार्टमेंट, जिसको कहते हैं, उन्होंने इसको कहा सेल्ला। सेल्ला इज ए लैटिन वर्ड which means little room or little compartment, little room or little compartment। तो जैसे ही उन्होंने देखा वो चिल्ला उठे, सेल्ला सेल्ला, that means there are many rooms, there are many little rooms inside the cork, ओके। तो उन्होंने इसका नाम रखा सेला। तो इसी सेला से लोगों के दिमाग में बात आई। अब कोई भी इन्वेंशन कोई स्टार्ट करता है तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि ओ जब हम भी इस पर काम करें। तो बहुत सारे रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गए दुनिया में। सभी लोगों ने रॉबर्ट हुक की बातों को सोचना स्टार्ट किया, रॉबर्ट हुक के काम पर बहुत लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने भी क्या किया, सोचा कि क्यों ना हम भी सेल के ऊपर कुछ काम करें। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं कि रॉबर्ट हुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने जाना अभी डिस्कवरी ऑफ सेल में कि हु वाज द फर्स्ट टू सी द सेल। तो रॉबर्ट हुक, यहाँ पर आप नाम लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक, स्टार बनाकर नीचे लिखिएगा, रॉबर्ट हुक। Robert Hooke was the first man who discovered the cell in 1665. In 1665, ठीक है। तो उन्होंने जो इस सेल का इन्वेंशन किया, इस सेल को देखा, तो इस डिस्कवरी ऑफ सेल की चर्चा उन्होंने अपनी एक किताब में लिखी। उनकी किताब जो बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत पॉपुलर हुई। तो इसकी किताब का नाम भी पूछता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो लिखिए इनकी बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया इज द बुक हु रोट बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया बुक लिखा था, और उसी बुक में उन्होंने अपने इस डिस्कवरी की चर्चा की थी। तो दो बातें आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक मेंशन हिज इन्वेंशन इन हिज बुक कॉल्ड नेम्ड माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो अब ये बार बार हम यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है। लेकिन क्या रॉबर्ट हुक ने जिंदा सेल खोजा था? तो नहीं, रॉबर्ट हुक ने जिंदा सेल नहीं खोजा। दिस इज डेड सेल, ओके। तो कॉर्क सेल इज द डेड सेल। व्हाई कॉर्क सेल इज द डेड सेल? तो कॉर्क सेल जो है इसके चारों तरफ सुबेरीन का लेयर चढ़ा होता है, सुबेरीन का सेल वाल होता है। इसीलिए कॉर्क को हम लोग किसी भी बॉटल के ढक्कन के रूप में यूज करते हैं। तो ये सुबेरीन क्या होता है? तो किसी भी चीज को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक कर उसको क्लियर करते चले जाना है। ऐसा नहीं है कि सुबेरीन नाम बता दिया, अब सुबेरीन होता क्या है इस बारे में हम सोच रहे हैं बैठ के कि मैम ने तो सुबेरीन बता दिया। ये सुबेरीन होता क्या है? तो देखिए
तो हमें मालूम है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। तो कॉर्क सेल वॉल के चारों तरफ सुबेरिन का लेयर चढ़ा होता है, इसीलिए कॉर्क सेल को हम लोग सुबेराइज्ड सेल वॉल कहते हैं। तो व्हाट इज सुबेरिन, यहाँ पर आप लिख लीजिए फिर से स्टार बनाकर, कॉर्क सेल वॉल, cork cell wall underlined by सुबेरिन। ठीक है, इस सुबेरिन की खासियत क्या होती है? सुबेरिन इज इम्परमिएबल टू एयर एंड वाटर। सुबेरिन की एक खासियत होती है कि ये इम्परमिएबल होता है। एक एक टर्म को समझते चले जाना है, क्योंकि नीट में अंडरलाइन जो टर्म हम लोग सोचते भी नहीं कि क्वेश्चन हो सकता है, नीट में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सुबेरिन? तो सुबेरिन इज इम्परमिएबल, सुबेरिन इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड एयर। ओके, एंड what type of chemical is suberin? So suberin is a polymer of fatty acids. Again आप लिख लीजिए what is suberin? Chemically suberin is made up of fatty acids. Okay, so it is a polymer of fatty acids. ठीक है, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड्स। पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड्स को हम लोग वैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सुबेरिन में इस टाइप की क्वालिटी होती है कि वैक्स की तरह ये वर्क करता है। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया कि रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क सेल को इन्वेंशन किया, दैट इज ए डेड सेल बिकॉज इट्स सेल वॉल इज लिंक्ड बाय सुबेरिन। व्हाट इज सुबेरिन? सुबेरिन इज ए टाइप ऑफ polymer of fatty acids. It is a type of wax and suberin is impermeable to water and gas. Okay, तो डेड सेल की खोज कर दिया रॉबर्ट हुक ने। अब पूरी दुनिया में होड़ मच गई कि सेल पर किसे किसे काम करना है। ठीक है, किसे किसे नाम कमाना है। उसी लाइन में, उसी दौर में एक बहुत बड़े और नामी गिरामी जो साइंटिस्ट थे, दैट इज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, तो नेक्स्ट नाम आता है डिस्कवरी ऑफ सेल में। ये हम मिटा देते हैं अब इसको, क्योंकि इसका काम हो गया, रॉबर्ट हुक का काम हो गया। अब हम लोगों को नाम अगेन लिखना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कहानी की तरह पढ़ने से आपको भी मजा आएगा सुनने में। ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपनी एक किराना दुकान चलाते थे। ठीक है, और इन्होंने भी कुछ बहुत सारे मैग्नीफाइंग ग्लासेसों को लाकर अपने घर में ही होममेड लेंस तैयार कर रखा था। तो जब किराना स्टोर में उनको मन नहीं लगता था, जब लोग जो है नहीं आते थे, तो उस बीच वो बैठकर क्या करते थे, कुछ से कुछ खोजा करते थे उस हैंड लेंस के द्वारा, उस माइक्रोस्कोप के द्वारा, हैंडमेड माइक्रोस्कोप के द्वारा। और लीवेनहॉक की एक खासियत थी कि छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स भी वो बहुत आराम से कर लिया करते थे। ठीक है, तो लीवेनहॉक के नाम इसीलिए बहुत सारे खोज दर्ज हैं, जैसे कि स्पर्म का खोज, जैसे कि आरबीसी का खोज। ठीक है, बहुत सारे खोजों को इन्होंने अंजाम दिया था, क्योंकि इनकी ये हॉबी थी कि वो ये माइक्रोस्कोप लेकर ये निकल पड़ते थे और उनको जहाँ जो दिखता था वो इस बहुत सारा इन्वेंशन वो कर लिए इस कारण से। ठीक है, तो लीवेनहॉक के नाम सबसे पहला लिविंग सेल जो है इन्वेंशन का नाम दर्ज होता है लीवेनहॉक के नाम पर। तो डेड सेल को खोजने वाले रॉबर्ट हुक थे और लाइव सेल को, जिंदा सेल को खोजने का नाम किसके नाम दर्ज है? तो लीवेनहॉक। कैसे इन्होंने खोजा इसको? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो रेनी सीजन था, बारिश का महीना था, तो लीवेनहॉक अपने दुकान में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, बारिश होती है
तो हम लोग या तो नाव बनाकर उसमें चले जाते हैं खेलने, या तो फिर भीगने चले जाते हैं, या तो फिर गाना गुनगुनाते हैं, या तो फिर हम लोगों के दिमाग में कभी इन्वेंशन का ख्याल ही नहीं आता है कि इस पानी में आखिर कुछ ऐसी बात हो सकती है जो दुनिया को एक बहुत बड़े खोज की तरफ ले जाएगा। तो चूंकि वो उनका दिमाग ही वैसा था, तो उन्होंने क्या किया, दो तरीके से पानी को कलेक्ट किया। एक पानी को, बारिश के पानी को उन्होंने डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब पे लिया, और दूसरे पानी को उन्होंने सॉइल पर आने दिया। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब पे जो उन्होंने डायरेक्ट वाटर लिया, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज बैक्टीरिया फ्री वाटर। और जो वाटर सॉइल के साथ कॉन्टामिनेटेड हुआ, उसको जब उन्होंने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में लिया, तो दोनों को अलग अलग लेकर उन्होंने अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। तो देखकर उनको पता चला कि जब द वाटर which is not contaminated with the soil has no bacteria, whereas the water which is contaminated with the soil has many bacteria. Okay? तो उन्होंने क्या देखा कि इसका मतलब जो बारिश का पानी होता है वो बैक्टीरिया फ्री होता है, उसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखा उस बारिश के उस रेन वाटर, कॉन्टामिनेटेड रेन वाटर में, और उन्होंने उसको बैक्टीरिया न समझकर नाम रख दिया एनिमलक्यूल। क्या नाम रखा? एनिमलक्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनी वॉन लीवेनहॉक शो द फर्स्ट लाइव सेल and named it wild animalcules. ओके, तो उन्होंने नहीं जाना, नहीं समझा कि ये बैक्टीरिया है, तो उनका नाम इन्होंने रख दिया वाइल्ड एनिमलक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लाइव सेल हैज बीन गॉन टू लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक ने कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरीके से बारिश का मजा लेते लेते उन्होंने एक लाइव सेल की खोज कर दी। ठीक है, तो इसीलिए लीवेनहॉक का क्या ये क्रेजीनेस था, इस कारण से उन्होंने स्पर्म को भी खोज लिया, इसीलिए उन्होंने आरबीसी को भी खोज लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कि मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में अपने इस इन्वेंशन की चर्चा की थी, तो लीवेनहॉक ने कौन सी बुक लिखी थी? तो लीवेनहॉक के बुक का नाम आप लिखिए, लीवेनहॉक के बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो आप बोलोगे इतना बुक का नाम लिखाने की क्या जरूरत है? तो बुक का नाम भी पूछता है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लीवेनहॉक के बारे में आप लोग जान गए कि लीवेनहॉक ने जिंदा सेल, लाइव सेल का डिस्कवरी किया था, कैसे किया था, किस बुक में किया था, सब कुछ आप लोग जान गए। तो अब बात आती है कि हम लोगों ने जिंदा सेल को भी खोज लिया, तो जिंदा सेल इसको क्यों बोले? Why we call this जिंदा सेल और लाइव सेल? तो मैं पिछले टॉपिक में जब हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको आत्मा के बारे में बताया था कि ये हम लोगों के साइंटिफिक टर्म में आत्मा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आत्मा इज द प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य जो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी लाइव परफॉर्मिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, वो टोटल एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? दैट ऑल आर परफॉर्मिंग इन आवर प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज बेसिस ऑफ लाइफ, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को हम लोग जीवन का आधार, बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। तो वो सारे सेल जिसमें प्रोटोप्लाज्म पाए जाएंगे, दैट आर लाइव सेल्स, एंड ऑल द सेल्स which have no प्रोटोप्लाज्म, उनको क्या कहेंगे? दैट आर डेड सेल्स। ओके, तो
जो भी लीवेनहॉक ने जो सेल खोजा दैट है प्रोटोप्लाज्म, इसीलिए उसको जिंदा सेल कहे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को उन्होंने खोजा, तो बैक्टीरिया कैसा सेल होगा, यूनिसेलुलर होगा, एक ही सेल उसके पास होता है। तो अब हम लोग आए, दो चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग एक बार एनसीईआरटी के पास फिर से लौट कर आते हैं। तो एनसीईआरटी में आप जब उल्टोगे तो उसमें लिखा होता है कि क्यों सेल के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सेल के बारे में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हम लोग इसके बारे में भी, मैंने पिछले टॉपिक मैंने कहा था कि जो मैं ज़ीरो लेक्चर दे रही हूँ 11th को, तो ये ज़ीरो लेक्चर बहुत सारे टॉपिक के साथ कोरिलेट करेगी। तो मैंने कहा था कि देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज इन आवर सराउंडिंग्स, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, छोटे जीव हैं, एक्वेटिक जीव हैं, टेरेस्टेरियल हैं, एरियल हैं। ठीक है, कोई ऐसा एनिमल है जो चल पा रहा है, मूवेबल है, बहुत सारे ऐसे एनिमल जो मूव नहीं कर सकते। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज विच आर शोन इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इन डाइवर्सिटीज को स्टडी करने के लिए सबसे बड़ा बेसिक कौन है, सेल है। ठीक है, क्योंकि सेल जो है वो जगह है जिसके ऊपर हम लोग सारे फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। अब जब हम लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने मोहल्ले में ही चारों तरफ नज़र घुमाते हैं, तो हमें कभी किसी सांसद का घर देखने को मिलता है जो बहुत आलीशान होता है, कभी हमको किसी गरीब का घर देखने को मिलता है जो बहुत छोटा सा होता है, हो सकता है वो कच्चा ही हो, सीमेंटेड भी ना हो। कभी हम लोग अपना घर देखते हैं, कभी पड़ोसी का घर देखते हैं। तो जो भी घर हमें दिखते हैं सभी घर में कॉमन होता है क्या, दैट आर द ब्रिक्स। ठीक है, तो बिना ब्रिक्स के, बिना ईंटों के कभी भी मकान नहीं बन सकती, क्योंकि वो आधार होता है किसी भी मकान का। ठीक है, चाहे वो मार्बल से बनाओ या किसी से बनाओ, लेकिन जब बेस देने की बात होगी तो ब्रिक्स से ही बेस दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब बॉडी बिल्डिंग की बात होगी, देन द सेल इज द वाइटल थिंग, द सेल इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो जब तक हम सेल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम पूरी बॉडी के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन है कि क्यों ज़रूरी है सेल के बारे में पढ़ना। तो टू स्टडी द डाइवर्सिटीज ऑफ आवर सराउंडिंग, सेल इज द नेसेसिटी, सेल इज द नेसेसरी थिंग। ओके, इस कारण से हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरह के सेल हम लोगों ने, इन्वेंशन कैसे हुआ उनके बारे में जान लिया, डेड सेल और लाइव सेल। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको जानना है कि कौन कौन से सेल के ऐसे स्ट्रक्चर हैं और उनको किन किन लोगों ने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले सेल का जो वाइटल स्ट्रक्चर है, जो सेल का मेन थिंग है, जो सेल का स्विच है, दैट इज द न्यूक्लियस विच इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, और सबके बारे में, जैसे अभी मैंने अभी कहानी सुनाई कि ऐसे जिंदा और डेड सेल का खोज हुआ, ठीक उसी तरह जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सभी स्ट्रक्चर की कहानी हम एक एक करके उस वक्त आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ नोट करते चलो कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया था। तो सबसे पहले आप लिखिए रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को खोजने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो अब जो आत्मा तभी से मैं बोले जा रही हूँ, जो मेन थिंग है प्रोटोप्लाज्म, जो कि मेन थिंग है जो सेल को जिंदा रखता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तो टर्म प्रोटोप्लाज्म देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो लिखिए जे.ई. पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे। J.E. Purkinje was the first scientist who discovered protoplasm. ठीक है, अब जो सेल
बना, सेल अब इन्वेंशन हो चुका सेल का। अब ये सेल किस किस एक्टिविटीज़ पर काम करता है, इस सेल की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या फंक्शन है, इनके जो मेन थिंग्स हैं उनके बारे में दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जो एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि एक प्लांट साइंस से रिलेटेड थे और एक एनिमल साइंस से रिलेटेड थे। दोनों ने मिलकर एक ही चीज़ को खोजा जिनको कहा गया सेल थ्योरी। ओके, तो स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन जो थे वो प्लांट साइंस से रिलेटेड यानी बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर अलग अलग ही दोनों ने मिलकर एक ही चीज़ को दिया, इसलिए दोनों को कंबाइंड रूप से क्रेडिट जाता है सेल थ्योरी देने का। तो नेक्स्ट लिखिए स्लाइडेन। स्लाइडेन ब्रैकेट में लिख लीजिए बॉटनिस्ट। ये बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट इन दोनों को मेंशन करने का कारण ये है कि कभी कभी नीट में ऑप्शन में ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि स्लाइडेन और स्वान में कौन बॉटनिस्ट थे और कौन जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी in plant एंड नेक्स्ट पॉइंट बनाकर आप लिखिए स्वान। स्वान ब्रैकेट में लिख लीजिए जूलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी इन एनिमल सेल। ओके, तो ये तो हो गई बात किसने न्यूक्लियस खोजा, किसने प्रोटोप्लाज्म दिया, किसने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक और साइंटिस्ट थे रॉडल्फ वर्चो, जिनके बारे में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो रॉबर्ट वर्चो जो थे ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत पूरी दुनिया को बता गए। जब सेल के बारे में सभी लोग खोज कर रहे थे तो एक बहुत वाइटल बात जिसका ध्यान किसी पर नहीं गया, किसी का ध्यान जिस पर नहीं गया उस पर ध्यान गया रॉबर्ट वर्चो का। रॉबर्ट वर्चो ने कहा कि आप लोग तो बहुत सेल कर रहे हैं, तो ये सेल आता कहाँ से है? आखिर अगर कोई सेल मर जाता है तो फिर वो जिंदा कहाँ से होता है? इस बारे में बहुत बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे रॉबर्ट वर्चो। तो नेक्स्ट नाम लिखिए रॉबर्ट वर्चो। ठीक है, रॉबर्ट वर्चो इन 1855 modified the cell theory and gave the very important idea which is omnis celluli acellula। ये एक लैटिन सेंटेंस है, omnis celluli acellula। ठीक है, तो जब सेल थ्योरी को लेकर सभी बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में हड़कंप था कि सेल थ्योरी का इजाद हुआ, तो उसको उन्होंने मॉडिफाई किया रॉबर्ट वर्चो ने, और एक बात कही जिसको उसने लैटिन वर्ड में उन्होंने कहा था omnis celluli acellula। ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो omnis celluli acellula का मतलब क्या हुआ ये भी क्वेश्चन आता है। तो omnis celluli acellula का मतलब हुआ all the cells arise from the pre-existing cell। all the cell arise from the pre-existing cell। okay, तो all the cell arise from the pre-existing cell का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कहीं हमारा स्किन
कट जाए, जल जाए या किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल कोई भी बात हो तो वहाँ पर घाव बन जाता है। धीरे 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 वो घाव क्या होता है, भरता चला जाता है। तो घाव भरता कैसे है, घाव भरने का मतलब क्या हुआ? तो रॉबर्ट भर्चो ने कहा कि जो सेल मर जाते हैं उनको फिर से नए सेल रिप्लेस करते हैं। तो नया सेल कहाँ से आया? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस बात में बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी कि आज हम लोग जो जिंदा हैं that is by the cell division because our cell regularly divides. Okay, जब सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, when the cell division stops then we die. ठीक है, तो कोई भी सेल कहाँ से आया? तो जो कि सेल मर गया है पिछला सेल, उसी सेल से एक नए सेल का निर्माण होता है। दैट इज ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुली ए सेलुला। ठीक है, तो ओमनी सेलुली ए सेलुला को देने वाले कौन थे? रॉबर्ट भर्चो। ठीक है, जिस कारण से इनके नाम जो है मॉडर्न सेल थ्योरी का भी खिताब जाता है कि द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय तो रॉबर्ट भर्चो एंड नागेली। तो एक बात और लिख लीजिए, मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय भर्चो एंड नागेली। ठीक है, भर्चो एंड नागेली। तो सिंपल सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड श्वान ने। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? रॉबर्ट भर्चो और नागेली ने। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में नेक्स्ट डे हम लोग सेल थ्योरी की बात करेंगे कि किस तरीके से थे, कौन कौन सी ऐसी बातें थी सेल थ्योरी की जो स्लाइडेन एंड श्वान ने दिया और कौन कौन सी ऐसी मॉडिफाइड बातें थी जिसको बताया नागेली और भर्चो ने। तो ये सारी बातें हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन ज़्यादा पढ़ाई हो जाने से फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना जितना मैंने अभी बताया इतना आप कर लोगे। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th और 11th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।